देखिए कल आपका सीआरपीसी में ये बता दिया भाई आपका सोमवार से लाइव क्लास भी चलेगा। ये वाला सब तो लाइव क्लास मुश्किल है, लेकिन आपका सभी क्लास लाइव क्लास चलाना मुश्किल है, लेकिन आपका सोमवार से लाइव क्लास भी चलाया जाएगा। यानी कि जो आपका ऑनलाइन जो लोग पढ़ना चाहते हैं किसी कारण से न आ पाएँ तो लाइव क्लास भी पढ़ सकते हैं। इस आपका माने ये जो सब्जेक्ट चलेंगे 11 से 1 बजे तक सोमवार से, तो आपका लाइव क्लास भी आपका सोमवार से शुरू हो जाएगा। अभी बंद है, वीडियो केवल जा रही है अभी। देखिए सीआरपीसी में आपका पहला क्वेश्चन अभी मेंस के लिए बताया गया, जो आजकल पूछा भी जा रहा है कि सीआरपीसी की विशेषताओं या गुण या अच्छाइयों का वर्णन करिए। और 20-25 अच्छाई कल आपका सीआरपीसी में बताया गया था कि क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। दूसरा मॉडल आजकल जो बन रहा है, जो अभी झारखंड मेंस में भी बना था, वह आपका जो झारखंड मेंस में भी क्वेश्चन बना था कि पुरानी सीआरपीसी 1898 यानी कि 1898 और नई सीआरपीसी 1973 में मुख्य अंतर बताइए। यानी कि डिफरेंस क्या है या मुख्य अंतर क्या है। तो आज आपका जो क्वेश्चन बताया जाएगा ये कहीं जल्दी मिलता नहीं भाई, अंतर मैं बता दूं, किताब में भी देख लीजिएगा कम मिलता है। तो प्रयास ये करना है कि दिमाग में बैठाना है, ताकि अगर बिहार एपीओ में आ जाए तो भाई एकदम सटीक भाषा में उसको लिखना है। यानी कि पुरानी सीआरपीसी जो 1898, तो पहले इतिहास हम बता दें। सीआरपीसी का इतिहास पहले हम बताएं, तब आपका अंतर शुरू किया जाए। और कम से कम 20 अंतर याद रखना है, 15 से 20 मैं बता दूं, एक नहीं कितना, कम से कम 15 से 20 अंतर दिमाग में। वैसे कल मैं 10 अंतर बता चुका हूं, लेकिन फिर वही अंतर और एक्स्ट्रा अंतर बताया जाएगा। मेंस में भी आजकल ये क्वेश्चन अच्छा आ रहा है। अंग्रेजों द्वारा पूरे भारत के लिए सर्वप्रथम द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता का निर्माण पूरे भारत के लिए आपका 1882 ईस्वी में किया गया। यानी कि अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पूरे भारत के लिए एक ही सीआरपीसी बनाई, और वह कब बनाई? 1882 में, ये पूरे भारत के लिए। तत्पश्चात इस सीआरपीसी को निरसित करते हुए 1898 में अंग्रेजों ने दूसरी बार सीआरपीसी का निर्माण किया, और तत्पश्चात इसको भी निरस्त करते हुए, रिपील करते हुए भारत की संसद ने तीसरी बार जो सीआरपीसी बनाई वह कब बनाई? तो 1973 में, यानी कि 1973 में। देखिए आपका चूंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि एक ही विषय पर एक साथ दो कानून नहीं चल सकते। अतः ऐसी दशा में जो पुरानी सीआरपीसी होगी उसे निरसित किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा, रिपील किया जाएगा। यानी कि जब 1898 वाली बनी तो कौन निरसित की गई होगी? 1882 वाली। और जब 1973 वाली बनी तो कौन निरसित की गई? कौन निरसित? तो तुरंत निरसन वाला आपका ध्यान में रखना है और सेक्शन जोड़ देना है। यहाँ आपका सीआरपीसी की जो लास्ट धारा है 484, इसके द्वारा पुरानी सीआरपीसी 1898 ईस्वी की जो थी उसे रिपील किया गया, और तब नई सीआरपीसी 1973 की जो थी उसे भारत में इन्फोर्स या लागू किया गया। अब जो क्वेश्चन बनता है कि आखिर इस सीआरपीसी यानी कि 1898 वाली और 1973 वाली सीआरपीसी में मुख्य अंतर क्या है? क्योंकि अंतर तो भाई सैकड़ों हैं, लेकिन हम सैकड़ों अंतर तो जान नहीं सकते, न लिख सकते हैं
लेकिन कम से कम 2 पेज तो अंतर ऐसा चाहिए कि आपका लिखना ही पड़ेगा। तो अब आपका एक उपाय है चार्ट बनाकर अंतर लिखने का। यहाँ CRPC 1898 हम बना रहे हैं और यहाँ CRPC कौन सी 1973। अब एक अंतर हम शुरू करते हैं, यही दिमाग में बैठाना है। 1898 वाली CRPC का निर्माण भारत की संसद ने न करके किसने किया था? अंग्रेजों ने। अर्थात पहला अंतर ये आया कि पुरानी इस CRPC, अब हमेशा सन नहीं लिखना है, इस लिख देंगे क्योंकि उसी चार्ट में इस CRPC का निर्माण अंग्रेजों द्वारा किया गया। यानी कि किसके द्वारा किया गया? अंग्रेजों द्वारा किया गया। जबकि इस CRPC का निर्माण भारत की किसके द्वारा किया गया? संसद द्वारा। यानी कि पहला अंतर आ गया कि ये CRPC पुरानी कौन बनाए थे? अंग्रेज। और नई CRPC का भाई रचना किसने की? भारत की संसद। दूसरा अंतर जो महत्वपूर्ण है वह ये है कि पुरानी CRPC काफ़ी विस्तृत थी, व्यापक थी, लेकिन हमारी नई CRPC एक सीमित दायरा अपनाती है। तो आपका पुरानी CRPC क्या थी? व्यापक थी, वृहद थी, जबकि नई CRPC क्या है? सीमित है। और इसको लिखते समय इसके पीछे तर्कों के तीर चलाने पड़ेंगे। देखिए फिर समझिए, पुरानी CRPC का क्षेत्र या उसका जो एरिया था या पुरानी CRPC विस्तृत थी, जबकि नई CRPC सीमित है। क्यों हम विस्तृत कह रहे हैं? क्योंकि पुरानी CRPC में लिखना पड़ेगा, पुरानी CRPC में कुल 46 अध्याय थे। याद करते रहे, कितने अध्याय? और 565 धाराएं थी। कितने सेक्शन थे? और आपका 5 शेड्यूल या 5 अनुसूचियां थी। भाई इसको रटिए, पुरानी CRPC 1858 में कुल 46 चैप्टर थे, आपका 565 सेक्शन थे और शेड्यूल या अनुसूची कितनी थी? 5। लेकिन नई CRPC थोड़ा सीमित है और नई CRPC में आपका 37 अध्याय हैं, धाराएं कितनी हैं? 484 और अनुसूचियां कितनी हैं? 2। तो बताइए कौन विस्तृत हुआ, कौन सीमित हुआ? तो पुरानी CRPC क्या थी? विस्तृत। और नई CRPC क्या हो गई? सीमित। अब तो आ गया ना, अभी बताया गया रेस जुडिकेटा में, और वह ये बताया गया कि अनुच्छेद 20 का क्लाज 2 विस्तृत है कि आपका 300 का क्लाज 1 CRPC। कौन बताया गया? हाँ, याद रखिए भाई। आपका तीसरा अंतर देखिए, तीसरा अंतर आप ये दिखाएंगे कि पुरानी CRPC में न्यायपालिका और कार्यपालिका को आपका पृथक नहीं किया गया था। यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी कुछ न्यायिक कार्य कर देते थे। यानी कि पुरानी CRPC कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक नहीं करती थी, लेकिन हमारी नई CRPC का यह गुण है, कल ही बताया गया, यह गुण है कि वह कार्यपालिका से न्यायपालिका को क्या करती है? पृथक। और इसके लिए 2 सेक्शन नई CRPC की डालेंगे। कल भी बताया गया विशेषता में कौन कौन सेक्शन? 3 और 6। फिर एक बार इसको समझिए भाई। पुरानी CRPC 1898 के तहत न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक नहीं किया गया था, लेकिन हमारी नई CRPC 1973 क्या करती है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या करती है? पृथक। कार्यपालक मजिस्ट्रेट अलग, न्यायिक मजिस्ट्रेट अलग। न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकदमा तय करेंगे,
मुकदमों की सुनवाई करके सजा देंगे और आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट विधि व्यवस्था संभालेंगे, प्रशासनिक कार्य करेंगे। न्यायिक कार्यों से क्या कर दिया गया है? बाहर। याद रखिए, जैसे डीएम, एडीएम, एसडीएम, ये न्यायिक कार्य से इनको क्या किया गया है? बाहर। लेकिन पुरानी सीआरपीसी में ऐसा नहीं था। दूसरी अगला अंतर देखिए, पुरानी सीआरपीसी में 3 प्रकार के मजिस्ट्रेट होते थे। अब तीनों प्रकार के मजिस्ट्रेट समझिए, कल भी बताया गया, तो 3 प्रकार के मजिस्ट्रेट का नाम लिखना पड़ेगा। आपका प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और तीसरा कौन था? तृतीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। यानी कि मजिस्ट्रेट कितने प्रकार के पुरानी सीआरपीसी में थे? 3 प्रकार के। फिर याद रखें कौन कौन? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, तृतीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। यानी कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और थर्ड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। लेकिन हमारी नई सीआरपीसी केवल और केवल 2 प्रकार के न्यायिक मजिस्ट्रेटों का उल्लेख करती हैं और वह 2 प्रकार के न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और दूसरा द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। रटे रहिए, कौन कौन? प्रथम वर्ग और कौन? द्वितीय वर्ग। यानी कि मजिस्ट्रेटों का जो प्रकार था नई सीआरपीसी में क्या कर दिया गया? कम। अगला अंतर देखिए भाई, पुरानी सीआरपीसी में प्रांग न्याय का पुरानी सीआरपीसी में प्राकृतिक न्याय का या नैसर्गिक न्याय का या इंग्लिश में कहिए नेचुरल जस्टिस का कम पालन किया गया था। जबकि नई सीआरपीसी अगर हम देखें तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को पूरी तरह क्या करती हैं? अपनाती हैं। और कल मैं बताया भी था 2-3 धारा जहाँ की नेचुरल जस्टिस समाहित हैं, तो धारा भी नहीं ऐड करना है। यानी कि पुरानी सीआरपीसी में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को कम समाहित किया गया था। ये नहीं था कि जरा भी नहीं था, लेकिन काफ़ी क्या था? कम। और नई सीआरपीसी पूरी तरह किस पर आधारित है? नेचुरल जस्टिस पर, यानी कि प्राकृतिक न्याय पर। अगला अंतर देखिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, दंड के प्रश्न पर सुनना में भी अंतर आपको दिखाना पड़ेगा। कल भी बताया गया, पुरानी सीआरपीसी में ये व्यवस्था थी कि जब किसी अभियुक्त को न्यायालय दोष सिद्ध करता था तो दंड के प्रश्न पर सुनना आवश्यक नहीं था। अभी हम बताएंगे एक उदाहरण। जबकि नई सीआरपीसी में गंभीर मामलों में गंभीर मामले न लिखकर आप डायरेक्ट कानून पर आ जाइएगा। सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण तथा मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों के विचारण में दंड के प्रश्न पर सुनना क्या है? अब आवश्यक। फिर इसको एक बार मैं बता रहा हूँ और एक उदाहरण भी मैं दूंगा ताकि दंड के प्रश्न पर कैसे सुना जाता है, 1-2 उदाहरण अच्छा दिया जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर रखिए। पुरानी सीआरपीसी में दंड के प्रश्न पर सुनवाई नहीं की जाती थी, चाहे कहीं किसी भी न्यायालय द्वारा ट्रायल हुआ हो मामला। लेकिन नई सीआरपीसी में ये आवश्यक है। किन किन ट्रायलों में? आपका कोर्ट ऑफ सेशन और कौन ट्रायल? मजिस्ट्रेट द्वारा किस मामले का? समन की वारंट मामलों के बताया जाएगा, दोनों में अंतर भी समन वारंट में। अभी तो आपका ये दंड के प्रश्न पर सुना जाना आवश्यक है, तो ये भी क्वेश्चन प्री में भी आता है, मेंस में भी लिखना है। तो 1-2 उदाहरण ऐसा बनाया जाए जिसमें कि दंड के प्रश्न पर सुनवाई कराया जाए। तो सबसे अच्छा उदाहरण आपका देख लिया जाए लालू यादव जी का और सलमान खां का देखा जाए, और तीसरा उदाहरण आप कसाब का देख सकते हैं। ये 3 उदाहरण से समझने का प्रयास करिए कि दंड के प्रश्न पर कैसे सुना जाता है। देखिए भाई, आपका
लालू यादव जी का पहले चलते हैं हम। लालू यादव जी, अब देखिए अभियुक्त जो है वह सामान्यतः जब आपका निर्णय आएगा तो निर्णय सुनने के लिए बुलाया जाता है कोर्ट में। वह क्या रहेगा, हाजिर। या तो निर्णय आपका कन्विक्ट का आएगा, यानी कि दोष सिद्धि। दोष सिद्धि का मतलब ये हुआ कि न्यायालय में ये बात प्रूफ हो गई, साबित हो गई कि इस अभियुक्त ने ये अपराध किया। या तो आपका निर्णय एक्विटल का आएगा। एक्विटल मतलब दोष मुक्ति, यानी कि न्यायालय में यह बात साबित नहीं हो पाई कि अभियुक्त ने ये अपराध किया, तो भाई एक्विटल हो गया। अगर बाइज्जत बरी हो गया तो तुरंत रिहा किया जाएगा। जेल में है तो जेलर को आदेश दिया जाएगा कि अब क्या करिए इसे, रिहा। और कोर्ट में आया है तो तुरंत छोड़ा जाएगा। लेकिन अगर दोष सिद्ध ठहराया जाता है तो अब छोड़ा नहीं जाएगा, अब वहीं से आपका न्यायालय से ही कहाँ भेज दिया जाएगा, जेल। अब घर नहीं जाना है, अब कहाँ जाना है, अब जेल में है। तो यानी कि इसको कहते हैं दोष सिद्धि हो गई। दोष सिद्धि के बाद अब दंड देने की बारी आती है। अब आपका न्यायालय अभियुक्त से ये पूछता है कि बताओ तुम्हें कितना दंड दिया जाए। तो अभियोजन या प्रोसिक्यूशन या सरकार तर्क रखेगी कि इसे अधिकतम दंड दिया जाए जो कानून में है। अभियुक्त तर्क क्या रखेगा कि हमें कम से कम दंड दिया जाए। तो यही तर्कों के तीर चलाना है और न्यायालय दंड के प्रश्न पर या सजा के प्रश्न पर सुनवाई करेगा और सुनवाई करने के बाद दंडादेश देगा, यानी कि कितनी सजा दी जा रही है अब ये बाद में बताया जाएगा, मैंने दंडादेश दिया जाएगा। अब ये है कि दंड के प्रश्न पर क्यों सुना जाए, तो इसका नेचुरल जस्टिस हो सकता है अभियुक्त अब मजबूरी में अपराध कर दिया हो सकता है अभियुक्त को बीमारी हो सकता है अभियुक्त की जिम्मेदारी ज़्यादा हो, तो सज़ा ज़्यादा दिया जाए कि कम दिया जाए। तो लालू यादव जी ने क्या तर्क लिया कि हमें 17 प्रकार की बीमारियां हैं। कितने प्रकार की, 17 प्रकार। हमारी क्रिकेट टीम है, भाई अपने मन से बताया जा रहा है, वो उदाहरण सेट करके, ताकि भाई आपका मैंने थोड़ा बहुत आपका मिर्च मसाला रहेगा तेज तो सब्जी क्या लगेगी, नहीं तो उदासी छा जाएगी क्लास में। हमारी क्रिकेट टीम है और इस टीम का मैं कैप्टन हूँ, और कैप्टन ही नहीं रहेगा तो क्या होगा। और हमें बीमारी है, इतना जिम्मेदारी है, हम मुख्यमंत्री बनने वाले हैं अगले, अतः हमें सज़ा कम दी जाए। अभियोजन कहेगा कि गायों का चारा खा लिए, अतः इन्हें सज़ा क्या दिया जाए, अधिक। तो दोनों लोगों के तर्कों को सुना जाता है और सुनने के बाद क्या पारित किया जाता है, दंडादेश। तो दंडादेश तर्क को सुना गया। अब सलमान खान का आ जाइए। सलमान खान को जब बारी आई तो इन्होंने भी तर्क उठाया, 7-8 तर्क उठाया था। पहला तर्क उठाया था आपका कि हमारे ब्रेन का इलाज होता है अमेरिका से, बार बार अमेरिका जाना पड़ता, हमें कम सज़ा दी जाए। दूसरा तर्क इन्होंने ये भी उठाया था कि हजूर आप लाखों कहिए करोड़ों कहिए, हम मुआवजा दे देंगे ज़्यादा, आप दंड कम करिए। तीसरा भी तर्क उठाया था कि हम तमाम गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, संस्थाएं चलाते हैं, ग्रांट देते हैं, उनका क्या होगा अगर हम जेल में रहेंगे। और अंतिम तर्क इन्होंने फिल्मों का दिया था कि अरबों की क्या फंसी है हमारी फिल्में, अतः दंड हमें क्या दिया जाए, कम। ये तर्क उठाया गया था। अब न्यायालय दोनों, अभी सरकार का तर्क सुना कि इन्हें सज़ा अधिक दिया जाए क्योंकि इनका लोग अनुसरण करते हैं। अब ये लोगों में एक मैसेज जाएगा कि बड़े लोग अपराध करते हैं और न्यायालय उन्हें सज़ा क्या देता है, कम। ये सरकार का तर्क और इनका तर्क, दोनों के तर्कों को सुनने के बाद न्यायालय क्या पारित करता है अंत में, दंडादेश। अब 2 साल 4 साल आजीवन कारावास, मृत्युदंड। 2 उदाहरण भाई पर्याप्त हैं। अगला ये देखिए भाई आपका
अगला भी काफ़ी अच्छा अंतर है। फ्री लीगल एड, निःशुल्क विधिक सहायता, कल बताया भी गया था और फिर आज बताया जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। पुरानी सीआरपीसी 1898 में फ्री लीगल एड यानी कि निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान बहुत दायरा सीमित था। अच्छे से याद रखिएगा। केवल मर्डर के मामले में, यानी कि अगर अभियुक्त ने हत्या किया था, मर्डर किया था और अभियुक्त के पास अधिवक्ता नहीं होता था, तो न्यायालय राज्य के व्यय पर यानी कि सरकारी खर्चे पर अभियुक्त को फ्री में अधिवक्ता देता था। लेकिन हमारी सीआरपीसी, आपका 304 सीआरपीसी की धारा, कौन सी धारा, निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करती है, और केवल हत्या के ही मामले में नहीं, बल्कि किस मामले में, आपका चाहे हत्या का मामला हो, अन्य मामला हो, दुराचार का मामला हो, कोई भी मामला हो, अगर वह मामला कोर्ट ऑफ सेशन या सत्र न्यायालय के समक्ष विचारणीय है, विचार हो रहा है माने ट्रायल हो रहा है, और सत्र न्यायालय देखता है कि अभियुक्त के बचाव के लिए कोई इसके पास वकील नहीं है, तो सत्र न्यायालय राज्य के व्यय पर क्या प्रदान करेंगे, अधिवक्ता। राज्य सरकार चाहे तो मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में ये व्यवस्था जो कोर्ट ऑफ सेशन में है लागू कर सकती है। ये हमारी सीआरपीसी बताती हैं। तो सीआरपीसी केवल किस में देने की बात करती है, सभी न्यायालय की कोर्ट ऑफ सेशन, और अन्य न्यायालय में कौन नियम बनाकर दे सकता है, राज्य। ये भी फ्री में आ चुका है ये भी। लेकिन आगे इसके बढ़िए, सुप्रीम कोर्ट ने हास्कट का केस आया, हास्कट याद रखिएगा, और ये कहा कि निःशुल्क विधिक सहायता अभियुक्त का एक मूल अधिकार है, चाहे अभियुक्त बड़ा अपराध किया हो या छोटा अपराध किया, उससे मतलब नहीं है। और वर्तमान समय में एक कानून बना है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, और उस कानून के तहत आपका सभी मामलों में, चाहे छोटा अपराध हो या बड़ा, सभी स्तरों पर, सुप्रीम कोर्ट में अपील तक, मैं बता दूं, निःशुल्क विधिक सहायता क्या की जाएगी, वर्तमान में प्रदान की जाएगी। अब एक उदाहरण न लिखिएगा, उदाहरण समझाने के लिए बताया जा रहा है, मैं समय न लिखिए। उदाहरण एक देखा जाए, सबसे अच्छा उदाहरण निर्भया कांड का देखा जाए, दिल्ली का निर्भया कांड के अभियुक्तों का मुकदमा कोई भी व्यक्ति लड़ने के लिए कोई अधिवक्ता तैयार नहीं था, तो क्या बिना अधिवक्ता के उनकी सुनवाई हो गई? नहीं, आपका न्यायालय ने 5 अधिवक्ता 5 अभियुक्तों को प्रदान किया, और पांचों अधिवक्ताओं में जो सक्रिय कार्यकर्ता थे, माने सक्रिय बचावकर्ता, वह एपी सिंह थे। कौन थे? एपी सिंह थे, आपका एपी सिंह थे। एक सेकंड भाई, हाँ प्रवीण भाई, तो क्या प्लान है? ठीक है, ठीक है, अपना कल ही रखा जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक। देखिए भाई, इसको आगे देखिए। अब आपका यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर वर्तमान में हमारी नई सीआरपीसी व्यवस्था करती है कि अगर किसी अभियुक्त के पास अधिवक्ता नहीं है उसके प्रतिरक्षा के लिए, तो राज्य के खर्चे पर न्यायालय का कर्तव्य है कि वह राज्य के खर्चे पर अभियुक्त से पैसा न ले और अभियुक्त को क्या करे, अधिवक्ता प्रदान करे। ये नई सीआरपीसी की विशेषता। अगला देखिए भाई आपका, अब अगला आपका अंतर मृत्यु दंड में दिखाना है। सतर्क होकर, किस में दिखाना है? फांसी की सजा। कल भी मैं बताया था। देखिए, पुरानी सीआरपीसी में मृत्यु दंड देना नियम था,
और आजीवन कारावास देना अपवाद था। यानी कि जिन अपराधों में फांसी की सजा थी तो पहली वरीयता किसको दी जाती थी दंड देने में? मृत्युदंड को। और अगर मृत्युदंड न देकर न्यायालय अन्य दंड देता था जैसे लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि आजीवन कारावास इत्यादि, तो उसके लिए उसे विशेष कारण लिखने पड़ते थे कि मैं क्यों इन्हें मृत्युदंड नहीं दिया। लेकिन हमारी नई सीआरपीसी की धारा 354 में इस व्यवस्था के विपरीत व्यवस्था की गई है कि सामान्य नियम यही है कि आजीवन कारावास का दंड दिया जाए और मृत्युदंड विरल से विरलतम मामले में या अपवादिक दशा में ही दिया जाए। और तुरंत केस यहाँ ऐड करना है। कौन सा केस में लगातार? हाँ, बच्चन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। कौन सा केस? बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने बता दिया कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर या क्रूर से क्रूरतम या विरल से विरलतम मामले में ही मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। यानी कि जहाँ की क्रूरता की सारी हदें क्या कर दी गई हैं? पार। कौन सा केस है? बच्चन सिंह। केस जरूर ऐड कर लीजिएगा। अगला अंतर आइए भाई। अगला अंतर आपका असमता दिखानी है। असमता। अगर भारत का नागरिक कोई अपराध करता था तो उसके लिए मुकदमे अलग न्यायालय में चलते थे, और अगर विदेशी कोई अपराध करता था, ब्रिटेन का व्यक्ति, यूरोपियन, तो उसके लिए न्यायालय पुराने सीआरपीसी में क्या थे? अलग। यानी कि अंग्रेजों ने अपने अनुसार सीआरपीसी बनाई थी। भारत का अभियुक्त है तो उसके लिए अलग नियम, और अंग्रेज अभियुक्त हैं तो उसके लिए क्या? अलग। लेकिन आप बताइए, क्या हमारी सीआरपीसी में कहीं कोई ऐसा लिखा गया है कि विदेशी अपराध करे नई सीआरपीसी में, या भारतीय अपराध करे तो अलग न्यायालय में मुकदमा चलेगा? नहीं, सबके लिए समता की बात की गई है। चाहे विदेशी हो या देशी हो, अगर अपराध किया है तो मुकदमा अलग अलग नियम नहीं है। नियम क्या है? एक ही है, और प्रक्रिया भी क्या है? वर्तमान में एक। ये भी जो समता का नियम है, हमारी सीआरपीसी पूर्ण रूप से इसका क्या करती है? पालन। अगला देखिए आपका, अभी बिहार एपीओ में भी ये क्वेश्चन बना था जो मैं बता रहा हूँ, जो कल बताया था भाई। जो इंट्रालोकोटरी आर्डर होते हैं, अंतरावर्ती आदेश या मध्यवर्ती आदेश या मध्यकालीन आदेश या वादकालीन आदेश, वादकालीन आदेशों का भी रिवीजन का प्रावधान पुरानी सीआरपीसी में था। यानी कि पुरानी सीआरपीसी, अभी बिहार में पूछा भी गया था किसका रिवीजन नहीं होगा, तो पुरानी सीआरपीसी में इंट्रालोकोटरी आर्डर का रिवीजन हो सकता था। लेकिन जब हमारी नई सीआरपीसी बनी तो 397 धारा ऐड किया रहेगा। कौन सा? 397। आपका इंट्रालोकोटरी आर्डर के रिवीजन या पुनरीक्षण या निगरानी पर क्या लगा दी है? रोक। और बिहार एपीओ में भी अभी पूछा गया था ये क्वेश्चन कि कौन सी धारा बताती है कि अंतर्वर्ती आदेश का रिवीजन नहीं होगा, तो कौन सी धारा ऐड कर लेना है? हम लिखवाते समय ऐड करवाएंगे। कौन सी धारा? 397। अगला देखिए भाई आपका, अब समन मामला और वारंट मामले में भी अंतर था। अब आप लोग बताइए। देखिए, पुरानी सीआरपीसी में समन मामला वह माना जाता था जिसमें दंड 6 मास या 6 मास से क्या था? कम। लेकिन वर्तमान समय में हमारी सीआरपीसी इसमें क्या करती है? सुधार लाती है, और समन मैटर कौन माना जाएगा? जिसमें सजा 2 वर्ष
या 2 वर्ष से कम हो या केवल जुर्माना हो। फिर एक बार याद रखिए, पुरानी सीआरपीसी दंड के आधार पर कितना से कम दंड था या कितना, तो उस मैटर को समन मैटर मानते थे, तो 6 माह या उससे कम। तो वर्तमान में क्या नियम है, बदला है कि वही है? तो 2 साल या 2 साल से कम, या पूरा वाक्य लिखना है भाई, 2 साल नहीं, 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम की कारावास की सजा, चाहे जुर्माना रहित या सहित, ये लिखना है। या केवल जुर्माने का दंड हो, कारावास नहीं। वे मामले वर्तमान समय में क्या माने जाएंगे, समन मामले, याद रखिए वर्तमान में। अगला अंतर आइए आपका विशेष स्पेशल समन देखा जाए। इसी बार अभी पूछा भी गया था फिर बिहार में, यानी कि अंतरे से 5 क्वेश्चन बिहार पीटी का भी निकल जाएगा। 4-5 क्वेश्चन तो निकल ही जाएगा भाई, 2-3 निकल ही गया। ये पूछा गया था अभी जो स्पेशल समन या विशेष समन, पुरानी सीआरपीसी में 1898 में स्पेशल समन का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन हमारी वर्तमान सीआरपीसी विशेष समन का प्रावधान करती है। और आपका धारा 206 और 253 एक साथ कोरिलेट करके पढ़ना है। कौन कौन धारा, 206 और 253। इस बार जो बना था बिहार में, इसी पर क्वेश्चन बना था, ध्यान से देखिए भाई। विशेष समन समझा दिया जाए, क्योंकि लिखना तो भाई इतना ही है, लेकिन अब ये है कि भाई पढ़ाया जा रहा है, तो ये तो है नहीं कि एक एक लाइन निकाल दिया जाए, उसको दिमाग में अच्छे से बैठाया भी जाए। तो देखिए विशेष समन होता क्या है भाई, पेटी ऑफेंस यानी कि तुच्छ मामले या छोटे मामले, धारा 206 चल रही है अभी, धारा 206 मैं बता रहा हूँ सीआरपीसी, छोटे मामले या पेटी ऑफेंस में स्पेशल समन जारी करने का प्रावधान सीआरपीसी की धारा 206 में किया गया है। छोटे अपराध वे अपराध माने जाएंगे जिनमें सजा केवल जुर्माना हो, 1000 रुपया या 1000 से क्या हो, कम। याद रखिए कारावास दंड न हो, किससे, जुर्माना। न्यायालय समन जारी करेगा, अभियुक्त को बताएगा समन में कि इतना जुर्माना हो सकता है, अगर तुम चाहो तो स्वयं न आकर और किसी के माध्यम से ये जुर्माने की रकम कहाँ भेज दो, न्यायालय में, और अपना अपराध स्वीकार कर लो, तो अभियुक्त न्यायालय में जुर्माने की रकम भेज सकता है और न्यायालय उस रकम को स्वीकार करके अभियुक्त को सजा देकर वह जुर्माने की रकम क्या कर लेता है, स्वीकार। और यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था बिहार में, धारा 253। तो 206 जब भी पढ़िए, इसी के साथ कोरिलेट करके कौन सी धारा पढ़नी है, 253। अगला देखिए भाई आपका, अगला जो हमारा अंतर है जूरी व्यवस्था, कल बताया भी गया था। सीआरपीसी 1898 के तहत जूरी द्वारा मामलों का विचारण संभव था, मान्य था, लेकिन हमारी नई सीआरपीसी 1973 जूरी व्यवस्था को पूरी तरह क्या करती है, समाप्त। बस एक लाइन जानना है। अगला अंतर आइए भाई, पुरानी सीआरपीसी 1898 में अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं था, यानी कि गिरफ्तारी के पूर्व जमानत का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन वर्तमान में हमारी नई सीआरपीसी की कौन सी धारा, कल ही बताया गया, कौन सी धारा अग्रिम जमानत, 438 के तहत, 438 के तहत अजमानती अपराध में कोई व्यक्ति गिरफ्तारी के पूर्व ही सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में आवेदन देकर और जमानत की मांग कर सकता है। ये भी अंतर है, महत्वपूर्ण अंतर। अगला अंतर आ जाए आपका
प्ली बार्गेनिंग देख लिया जाए। पुरानी सीआरपीसी में अभिवाक सौदेबाजी या प्ली बार्गेनिंग का कोई उल्लेख नहीं था, जबकि नई सीआरपीसी में हमारे 2005 में प्ली बार्गेनिंग जोड़ी गई है। अध्याय याद रखिएगा, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्ज़ाम में, यानी कि जो वकीलों का सबसे बड़ा एग्ज़ाम माना जा रहा है, बार काउंसिल ऑफ, क्या सम्मान के साथ बोलना है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन आया था। एक तो प्ली बार्गेनिंग किस अध्याय में, 21A में, और प्ली बार्गेनिंग अभी भी सभी अपराधों में लागू नहीं होगी तो 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम की सज़ा। 2 क्वेश्चन आए थे, तो सतर्क रहना है भाई। तो प्ली बार्गेनिंग वर्तमान में क्या है, मान्य। ये भी आपका अगला देखिए, आपका महिला पर आ जाइए। 4-5 क्वेश्चन तो महिला पर निकाल दीजिएगा, कम से कम 5 पॉइंट निकाल सकते हैं। पुरानी सीआरपीसी में महिला की गिरफ्तारी पुरुष पुलिस अधिकारी द्वारा भी की जा सकती थी, लेकिन हमारी नई सीआरपीसी महिला की गिरफ्तारी केवल किसके द्वारा, महिला पुलिस अधिकारी, पहला बना लीजिएगा। दूसरा बनाइएगा आपका महिला का चिकित्सकीय परीक्षण बना लीजिएगा। पुरानी सीआरपीसी के तहत महिला का चिकित्सकीय परीक्षण पुरुष डॉक्टर द्वारा भी किया जा सकता था, लेकिन वर्तमान में ये संभव नहीं है। महिला का मेडिकल चेकअप किसके द्वारा, केवल महिला डॉक्टर द्वारा। दूसरा अंतर बना लीजिएगा। तीसरा तलाशी पर बना लीजिएगा। अगर महिला की तलाशी लेनी है तो आपका पुरानी सीआरपीसी के तहत पुरुष पुलिस भी ले सकता था, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। महिला की तलाशी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही क्या की जाएगी, ली जाएगी। महिलाओं पर 4-5 जरूर बनाइएगा। अगला आइए, अगर महिलाओं के साथ कुछ अपराध हुए हैं तो 154 सीआरपीसी के तहत पहले पुरुष पुलिस अधिकारी लिखते थे केवल एफआईआर, अब महिला पुलिस अधिकारी महिला की एफआईआर लिखेगी। कौन सी धारा में, 154। भाई लिखते रहे, बने जानते रहिए। अगला आ जाए महिला के प्रति अपराध किया गया है तो पहले ये नियम था कि महिला या पुरुष किसी भी न्यायाधीश द्वारा उस अपराध की विचारण किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में धारा 26, यानी कि कौन सी धारा, 26, अभी एमपी में आया भी था, 26A का परंतु अगर महिला के प्रति कुछ अपराध हुए हैं तो ऐसे जज द्वारा उसका मुकदमा ऐसे जज के यहाँ चलेगा जिसका पीठासीन, यानी कि जिसकी जज कोई क्या हो, महिला। ये कौन सी धारा में है, 26 सीआरपीसी। और 26 नहीं जानना है, अंदर तक जानना है। 26A का प्रोविजो याद रखिए, 26 तो यादे रखिए भाई, कंपटीशन। 26A का परंतु कैसे लिखा जाता है भाई, देखिए बता दिया जाए। धारा 26A का परंतु प्रोविजो कहा जाता है, इस्माले रहेगा, खंड वाइज है। अगला देखिए भाई, तो महिलाओं पर आपका अभी महिला पर 1-2 और प्रावधान है। अगर महिला कोई गर्भवती पाई जाती है तो पुरानी सीआरपीसी में था कि उसे मृत्युदंड दिया जा सकता था, मृत्युदंड गर्भवती होने पर भी। लेकिन वर्तमान सीआरपीसी हमारी इस दिशा में उदार प्रावधान करती है। तो क्या प्रावधान करती हैं भाई, कि अगर 416 सीआरपीसी धारा ऐड करके लिखिएगा। कौन सी धारा भाई, 10-15 धारा ऐड करना है। सीआरपीसी की धारा 416 के तहत वर्तमान में ये प्रावधान है कि अगर किसी महिला को मृत्युदंड दिया गया, वह गर्भवती पाई जाती है, तो उच्च न्यायालय मृत्युदंडादेश को किसमें कन्वर्ट करेगा, आजीवन कारावास। कर सकेगा नहीं, वो हिंदी में थोड़ा सकेगा लिखा है, उसको बेयर एक्ट में बना लेना है, 416 में करेगा।
इंग्लिश वर्जन स लिखा है, मैं नहीं, हिंदी में सकेगा लिखा है, तो उसको बना लेना है भाई। अगर सिया आपका अगला देखिए, आपका प्ली बार्गेनिंग देखिए 2-4 और। हाँ, आपका अब रिवीजन में भी अंतर है, रिवीजन में अंतर दिखाना, 20-25 अंतर लिखना है आपका 2 पेज में, और एक 2-2 लाइन में हो भी जाएगा। सत्र न्यायालय तभी पुनरीक्षण कर सकता था किसी मामले का जब उच्च न्यायालय इजाज़त देता था, लेकिन वर्तमान में किसी के इजाज़त लेने की आवश्यकता नहीं है। अगला अंतर देखिए आपका, कह सकते हैं कि सुपुर्दगी का मामला, अब अंत किया जब 20-25 हो गया, क्योंकि 100 तो बताया नहीं जाएगा, वैसे भी किताब में मिलना मुश्किल है, ये कई जगह से खोज कर एक जगह एकत्र किया गया है, मैंने कई जगह से खोजना पड़ा, इसको बहुत मेहनत करना पड़ा, तब ये सब मिला। आप किताब पढ़िए, किताब में नहीं है सब। तो आगे आइए, अगला देखा जाए आपका, कह सकते हैं कि सुपुर्दगी का मामला देखा जाए। जब मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान लेता था तो सुपुर्दगी की कार्यवाही जटिल थी, लेकिन हमारी वर्तमान सीआरपीसी कमिटल की कार्यवाही या सुपुर्दगी की कार्यवाही को क्या बना दी है, आसान। तो तुरंत सुपुर्दगी आएगा तो धारा 209 ऐड करके लिख देना है कि अगर मामला कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा विचारणीय है तो आपका कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा विचारणीय है तो मजिस्ट्रेट उस मामले को और अभियुक्त को सुपुर्द करेंगे, उपार्पण करेंगे, कमिट करेंगे। किसको कमिट करेंगे? कोर्ट ऑफ सेशन। और सेक्शन भी याद रखना है, कौन सा? आपका 210। कौन सा? 209 है भाई, 209, 2010 नहीं, वो गलती से निकल गया, 209। तो भाई देखिए, आज इतना ही चलेगा आपका, शनिवार भी है, कुछ कम ही चलाया जाए। सोमवार से आपका शेड्यूल भाई सही होगा, बता दिया जाए। सोमवार से 1 बजे तक क्लास चलेगा, क्योंकि इधर एक मैंने 2-4 दिन से थोड़ा तबीयत भी नासाज थी, इसलिए कम क्लास चल रहा था, और शाम को तो एक बंद भी कल करना पड़ा था। तो सोमवार से आपका मैंने हाँ क्या, हाँ शाम को चलेगा। आज तो तबीयत ठीक ही है, कल शाम को थोड़ा दिक्कत आ गई थी। शाम को चलेगा कॉन्टेक्ट आर्ट आपका। तो सोमवार को भाई SC/ST एक्ट लगेगा, वही SC/ST एक्ट चलेगा, यहीं SC/ST एक्ट और चलेगा लास्ट में 12 से चलेगा, बता रहे हैं 1-2 दिन में, वो 3-3 दिन कर देंगे ताकि भाई चलता रहे। 3-3 दिन अगले हफ्ते से कर दे रहे हैं। GS की 15 चलेगी, चलेगी भाई। GS का पढ़ाते थे सर, लखनऊ गए, 2-3 दिन वेट करिए। GS की मैसेज कर दिया जाएगा, हो सकता है 16 से चले या 15 मंगलवार से। अच्छा, हेलो, तो बताइए। शिवम ला क्लास है, हाँ हाँ, आइए शाम को 4 बजे आइए, कॉन्टेक्ट और साथ करें। हाँ आइए 4 बजे आइए, 4-5 दिन डेमो यहाँ तक पढ़िए। हाँ जोड़ना है उसको सबको, चलिए सोमवार को जोड़ वीडियो का पहले जोड़ दिया जाएगा सबको, उसके बाद शुरुआती दौर में सोमवार। चलिए भाई, चलिए, रास्ता खाली हो। हाँ नहीं, ऐड कर देंगे हम, आप मैसेज की थी ना, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे सबको भाई, ऐड करना है।
वहाँ पे सबको ऐड कर देते हैं, आराम में ऐड कर देते हैं। कॉन्टैक्ट और स्टार्ट करता है, अभी स्टार्टिंग है, अभी हुआ नहीं। हाँ सर डांस क्लास में चालू 4:15 बजे आ जाइए, कॉन्टैक्ट और स्टार्ट पढ़ना। नदी को तो आकर पढ़ आइए भाई।